जेबीटी कमीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस ये चल रही हैं, जिसमें हम 5 से 10 सालों के एचपीएससी के क्वेश्चन पेपर्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही हमें आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, हम सब कुछ कवर करेंगे। बस जुड़े रहो आप हमारे साथ। बाकी कोई भी आपके डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस हों तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। पहला क्वेश्चन है, हीलिंग ऑफ वुंड्स इज़ हैस्टर्न बाय विच विटामिन। जख्मों को ठीक करने के लिए किस विटामिन का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह है दोस्तों विटामिन सी। अगर जख्म आपको हो जाए और खून बह रहा हो तो थक्का क्लोटिंग जो होती है वो होता है कौन सा विटामिन? के। तो क्वेश्चंस को घुमाया जाता है, एग्ज़ाम में भी आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनिनजाइटिस इज़ अ डिसीज़ विच अफेक्ट्स दी। तो ये जो बीमारी होती है, स्पेशली ये बीमारी जो है एग्ज़ाम में आजकल पूछी जा रही है। पहले और बीमारियां पूछी जाती थी जैसे टाइफॉइड वगैरह वगैरह, लेकिन अब ये पूछी जा रही है। तो कुल मिला के डिसीज़ेस पढ़ के जाना। ये जो मेनिनजाइटिस है ये दोस्तों किस पार्ट को अफेक्टेड करती है? तो सही आंसर आपको याद रखना है ब्रेन। ये दिमाग की बीमारी है मेनिनजाइटिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग अ। अच्छा, ये जो टॉपिक है ऑप्टिक्स, इसको इंग्लिश में बोला जाता है, जिसमें लेंसेज, मिरर्स ये कवर होते हैं। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एचएएस लेवल तक एग्ज़ाम जो है उसमें क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाना। मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज जो है आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग आ। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्या ये लेंस होता है? क्या ये मिरर होता है? अगर मिरर है तो कौन सा मिरर है? तो ये होता है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस प्रॉपर्टीज़ थोड़ी थोड़ी सेम होती हैं, उल्टा होता है यहाँ पे सब कुछ। बाकी डिटेल में आप ज़रूर पढ़िए इसको, यूट्यूब पर या फिर इंटरनेट पर ये टॉपिक्स आपको बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। बट इज़ एडेड टू इंडस्ट्रियल एथेनॉल टू मेक इट अनसूटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आप यकीन नहीं मानोगे, ये जो अल्कोहल या एथेनॉल वगैरह है, एचएएस एनटी वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हुए थे इस बार। तो इन चीज़ों को भी पढ़ के जाना। मतलब वाटर में सोल्यूबल क्या है, या फिर वो कि जो भी ये जो लिक्विड्स हैं इनको पढ़ के जाना। बट इज़ एडेड टू इंडस्ट्रियल एथेनॉल, जो औद्योगिक एथेनॉल होता है, तो इंसान जो है उसको अनसूटेबल बनाने के लिए जो ह्यूमन कंजम्पशन है, किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? तो सही आंसर है मेथनॉल। एथेनॉल और मेथनॉल दोनों को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। तो जब मेथनॉल जो है उसका सेवन इंसान कर लेते हैं तो दोस्तों उनकी डेथ तक हो सकती है। देशी शराब वगैरह जो होती है, आप सुनते हैं कि जहरीली शराब से ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो उसमें मेथनॉल वगैरह हमें देखने को मिलता है। अब आ गया एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक या फेवरेट टॉपिक कह लो, जो जैन धर्म है। जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, यहाँ से क्वेश्चंस लगातार आते हैं। जैन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आजकल बन रहे हैं। अकॉर्डिंग टू जैन लिटरेचर द फर्स्ट तीर्थंकार वोज। जैन साहित्य के अनुसार प्रथम तीर्थंकार कौन थे? तो ऋषभदेव आपको याद रखना है। कमेंट करके बताना जो पार्श्वनाथ थे वो कौन से वाले थे, क्योंकि महावीर का तो आप सभी को पता है। पार्श्वनाथ का बताइएगा क्योंकि क्वेश्चन ये भी आ चुका है। क्वेश्चन है, द अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्त आर डिस्क्राइब्ड इन दी। समुद्रगुप्त की उपलब्धियां जो हैं इनका हमें वर्णन कहाँ देखने को मिलता है? तो दोस्तों हरिसेन के द्वारा इलाहाबाद प्रशस्ति जो है वो हमें देखने को मिलती है। इसमें समुद्र सेन जो हैं, समुद्रगुप्त जो हैं, इनके बारे में वर्णन मिलता है कि इन्होंने कोई भी युद्ध नहीं हारा एंड सॉन। नेपोलियन ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है, ठीक है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन यूपी में है, और जो राइटर हैं उनका नाम याद रख लेना, हरिसेन।
उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। लेट नो मैन आस्क अ मैन्स सेक्ट और कास्ट, हुज डिक्टम वाज दिस। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम में, स्टेटमेंट्स। HAS NT वगैरह में स्टेटमेंट्स बहुत पूछी जा रही हैं, और जो लो लेवल एग्ज़ाम्स हैं, हालांकि कोई भी एग्ज़ाम लो लेवल नहीं होता। इनफैक्ट HAS NT स्टूडेंट्स जो हैं वो बता चुके हैं कि सर हमसे ये ग्रुप C वगैरह के एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हुए, लेकिन हमने आगे जाके ये एग्ज़ाम्स जो हैं क्लियर किए। लेकिन दोस्तों इनका लेवल जो है थोड़ा सा लो रखा जाता है, और कंपटीशन इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये स्टेटमेंट किसकी है? कोई व्यक्ति किसी का धर्म व जाति ना पूछे। तो ये रामानंद जो हैं उनके द्वारा ये कथन बोला गया है, और ये गुरु माने जाते हैं कबीर जी के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मुगल एम्परर टू इशू आ फरमान इन फेवर ऑफ ब्रिटिश टू ओपन अ फैक्ट्री एट सूरत इन हिज एम्पायर। तो 16वीं मतलब 17वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में ही अंग्रेज़ों ने भारत में आके फैक्ट्रीज़ वगैरह जो हैं उनको एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसा किस शासक के टाइम में हुआ था? तो अकबर जो है काफ़ी बूढ़ा हो चुका था उस टाइम, और उसकी मृत्यु होने ही वाली थी। तो जहांगीर जो है उसके टाइम में ये सब कुछ हुआ था। अंग्रेज़ों को फरमान जारी किया गया था कि आप अपनी फैक्ट्री जो है सूरत में बना सकते हैं। तो सूरत में इनकी सबसे पहली फैक्ट्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच इज़ करेक्टली मैच्ड। तो केसरी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। यंग इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी जी के द्वारा। न्यू इंडिया महात्मा गांधी जी के द्वारा। युगांतर अरविंदो घोष के द्वारा। और कॉमनवेल्थ इंडिया ये लिखी गई है एनी बेसेंट के द्वारा, ये नहीं। तो यही सही आंसर होगा, सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे बोला गया था, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे करेक्टली मैच्ड पूछा गया था, तो उसके अकॉर्डिंग देखना था। तो मराठा और केसरी जो हैं बाल गंगाधर तिलक जो है उनके द्वारा ही लिखी गई हैं। केसरी जो है ये लिखी गई है मराठी में, और मराठा जो है ये इंग्लिश में लिखी गई है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। और न्यू इंडिया जो है ये लिखी गई है एनी बेसेंट के द्वारा, और यंग इंडिया जो है ये लिखी गई है MK गांधी के द्वारा। तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया जो इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। बाकी हरिजन आपको पता ही है महात्मा गांधी के बारे में। और युगांतर जो है वरिंदर घोष, अरविंदो घोष नहीं, वरिंदर घोष, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है ये भी नेगलेक्ट हो गया, रिमूव हो गया। सी भी, बी भी, ए ही रह गया। तो यही सही आंसर होगा। तो पज़ल नहीं होना है एग्ज़ाम में। जब हम राइटर्स देखते हैं तो काफ़ी पज़ल होते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947, तब दोस्तों आप सभी को पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है काफ़ी मजबूत थी। तो इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? आप सभी को पता है कि प्रेसिडेंट तो हर साल होता ही होता था कोई ना कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस का, दिसंबर महीने में। तो आज़ादी के समय कौन था? तो JB कृपलानी। और सबसे लंबे समय तक कौन रहे हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी कोज्ड बाय। अच्छा ध्यान देना, जब राष्ट्रपति शासन होता है तो ज़रूरी नहीं कि आपको सारे के सारे मौलिक अधिकार जो है वो मिलेंगे। कुछ एक होते हैं जैसे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ वगैरह, लेकिन 19 जो है, जो स्वतंत्रता अधिकार आपको मिलता है, ये छीन लिया जाता है जब वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन हमें देखने को मिले। एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब होता है जैसे कोई कंट्री जो है आपके खिलाफ जो है वो आपकी बाउंड्री क्रॉस करके आपकी तरफ आना चाहे एंड सो ऑन, लड़ाई हो जाए किसी कंट्री के साथ, तो फ्रीडम ऑफ कोई भी हो, किसी भी तरीके का फ्रीडम वो आपसे छीन लिया जाता है जब राष्ट्रपति शासन हमें देखने को मिलता है। मतलब 352 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल जब हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन है, द फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव्ड इन दी लोकसभा आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज इन विच ईयर। तो आप सभी को पता है कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं उनके टाइम में भी सबसे पहले हमें क्या देखने को मिल गया था? नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये 1963 की बात है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें घटित हो रही थी, जैसे चाइना का युद्ध जो है वो इंडिया के साथ हो गया एंड सो ऑन।
तो ये डेट आपको ये ईयर एग्जैक्टली याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटीज़, ये भी इम्पोर्टेंट है। 5 या 6 कमिटीज़ होती हैं इम्पोर्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको अच्छे से पढ़ना होता है, वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, चाहे एस्टीमेट कमेटी हो या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी हो एंड सो ऑन। तो चेयरमैन जो होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कौन होता है? ओपोजिशन वाला जो लीडर होता है नॉर्मली, ठीक है। और ये अपॉइंट किया जाता है स्पीकर के द्वारा, जो भी स्पीकर होता है, ठीक है, लोकसभा का। क्वेश्चन है विच टैक्स इज़ नॉट लेविड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट जो है वेल्थ टैक्स लेता है पुराने समय में। अभी तो वेल्थ टैक्स जो है वो हमें नहीं देखने को मिलता है, लेकिन एक समय था इंदिरा गांधी वगैरह के टाइम में वेल्थ टैक्स हमें देखने को मिलता था। एक्साइज ड्यूटी तो आपको पता ही है और इनकम टैक्स भी पता ही है। लेकिन दोस्तों प्रोफेशन टैक्स जो है ये यूनियन गवर्नमेंट जो है कलेक्ट नहीं करती है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द आरबीआई टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। तो जब राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में, तब आरबीआई हमें इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अधिकृत देखने को मिला, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। एट द कोर ऑफ द अर्थ द टेम्परेचर इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड, यहाँ पे सब कुछ पिघला हुआ होता है, ठीक है, इतना ज़्यादा यहाँ पे तापमान होता है, तो कितना टेम्परेचर होता है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। देखता हूँ किसका आंसर सबसे पहले आता है। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा हमारी टीम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेनोमेनन ऑफ ऑरोरा बोरियलिस इज़ ड्यू टू रेडिएशंस फ्रॉम। उत्तर ध्रुवीय ज्योति की घटना होती है इनके विकिरण से। तो ये बेसिकली आइनोस्फीयर में हमें एक्टिविटी देखने को मिलती है, तब जाके ऑरोरा बोरियलिस होता है। तो ये रेडिएशंस हमें आइनोस्फीयर की तरफ से देखने को मिलती हैं। जो दोस्तों परतें हैं, जो लेयर्स हैं, उनके बारे में ज़रूर पढ़ के जाना एटमॉस्फेयर की। हाई लेवल एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ अच्छे से देखनी है। टर्म पार्कलैंड ये कहाँ पे यूज़ होती है? तो ये दोस्तों जो अफ्रीका है, वहाँ पे जो घास के मैदान होते हैं सवाना, वहाँ पे पार्कलैंड करके हमें, यहाँ पे जो बेसिकली घास के मैदान होते हैं वहीं पे हमें छोटे छोटे पेड़ वगैरह देखने को मिल जाते हैं, तो पार्कलैंड तभी बनता है। तो सवानास में हमें ये देखने को मिलते हैं, ये ऑप्शन सही है। एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। द सोनल रूपा सेंचुरी फॉर वन हॉर्न्ड राइनोस इज़ सिचुएटेड इन विच स्टेट। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और बाकी कोई भी आपका फीडबैक हो, किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए, किस एग्ज़ाम के लिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और कोई भी परेशानी हो तो व्हाट्सएप करिए 9816401767। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।